दोस्तों सोशियोलॉजी की सीरीज में यानी कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम के सोशियोलॉजी की सीरीज में अब तक हमने 6 लेक्चर्स अपलोड किए हैं और ये आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 और ये फाइनल लेक्चर है। इस लेक्चर के साथ में आपका सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इसके जितने भी लेक्चर्स हुए हैं मैंने उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर बाकी लेक्चर्स भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अब तक रिसेंटली जो भी एग्जाम्स हुए हैं यूपी में, यूपी पीसीएस ने जो भी एग्जाम्स कराए हैं, उन एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल है, वो काफी हाई कर दी गई है। मतलब जो क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ही डीप में जाकर पूछे जा रहे हैं। तो ये इस चीज को देखते हुए मैंने भी ये डिसाइड किया है कि हमारा जो नोट्स रहेगा, उसको भी मैं थोड़ा सा और डीप में आपको प्रोवाइड करूंगा, थोड़ा डिटेल में प्रोवाइड करूंगा, ताकि जो आयोग की डिमांड है, जो आयोग की मंशा है, जो मेंटालिटी है, उसको हम मैच कर सके। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी टॉपिक या पॉइंट आपकी पकड़ से बाहर ना जाए, ताकि हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को आपने पढ़ा हुआ हो। इसलिए मैं अपने नोट्स को और भी डिटेल बना रहा हूँ, उसकी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ, उसको और डीप कर रहा हूँ। और रही बात सोशियोलॉजी का, जो नोट्स मैंने दे दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, ठीक है। इस सोशियोलॉजी के नोट्स में जो भी पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट मिसिंग है, ठीक है, या कोई भी चीजें ऐड करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और डिटेल बनाने के लिए, तो मैं आपको इसका एक एडिशनल फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मैं आपको एडिशनल फाइल प्रोवाइड करूंगा ताकि पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर अप हो जाए। और रिसेंटली मैंने आपको एग्रीकल्चर के नोट्स प्रोवाइड किए हैं, एग्रीकल्चर, राइट। और एग्रीकल्चर के हर एक पॉइंट को मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत ही डीपली मैंने आपको प्रोवाइड किया है और उसके बाहर कोई भी कुछ भी टॉपिक मिसिंग नहीं है, कोई भी टॉपिक उसके बाहर नहीं आएगा, राइट। वो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है और इसी तर्ज पर, इसी बेसिस पर बाकी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो अपकमिंग है। और जैसा कि मेरा प्रॉमिस था आपको कि भाई जून एंड तक, जून के पहले, है ना, जून एंड के पहले आपको सारे के सारे नोट्स मैं डिलीवर कर दूंगा, तो मैं वो आपको कर भी दूंगा, ठीक है। और अगला जो मैं काम कर रहा हूं, वो मैं जनरल साइंस पे काम कर रहा हूँ, है ना। पार्ट 1 के जनरल साइंस पे मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है, ये लास्ट लेक्चर है सोशियोलॉजी का, और इसका नाम है गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन हेल्थ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी। मतलब क्या, कि स्वास्थ्य पर सरकार क्या नीतियां बनाती है ना। स्वास्थ्य पर सरकारी नीतियां और समुदाय पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उन नीतियों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पर। ये आज का हमारा टॉपिक है। हम इसमें क्या करेंगे, इन शॉर्ट हम इसमें कुछ स्कीम्स देखेंगे और उन स्कीम्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसको डिटेल में कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, अच्छा, अगर हम सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक हेल्थ को देखते हैं, तो सरकार की पॉलिसी सिर्फ ऑफिस में सरकार की पॉलिसी सिर्फ ऑफिस की दफ्तरों में लिखी हुई स्कीम्स नहीं होती है ना। इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है किस पर, हमारी सोसाइटी के सबसे जो पिछड़े और आखिरी इंसान की लाइफ पर, ठीक है, उस पर इनका इम्पैक्ट होना चाहिए। इस तरीके से सरकार अपनी नीतियां बनाती है ना, ताकि जो इसका इम्पैक्ट है उस हमारी सोसाइटी के हर एक इंसान पर पड़े, स्पेसिफिकली जो सबसे पिछड़े और जो सबसे आखिरी इंसान है कतार में, उन पर भी पड़े, राइट। तो आज इसी लेक्चर में हम लाइक हर एक पॉइंट को, हर एक पहलू को डिस्कशन करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, ताकि हर एक चीजें आपको इसी क्लास में ही याद हो जाए, राइट। ठीक है, और ये आज का हमारा लेक्चर का क्या है, अब ये है टॉपिक्स है, इन चीजों को हम डिस्कशन करेंगे आज इन डिटेल, राइट। देखते क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल से मैं शुरू करता हूं, ठीक है। किसी भी देश या समाज में पब्लिक हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट या स्टेट का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है ना। क्यों इतना इसका रोल इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक ही वही है, ये है स्टेट्स रोल, यानी कि राज्य की क्या भूमिका होती है ना। हमारी सोसाइटी में अमीर गरीब, शहरी ग्रामीण का एक बहुत बड़ा गैप है। एक तरफ बड़े बड़े हाईटेक प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां हर कोई नहीं जा सकता, और वहीं पे दूसरी तरफ एक ऐसा गरीब परिवार है जो डेली वेज पर जीता है, यानी कि जो दिहाड़ी पर जीता है।
रोज कमा रहा है वो रोज खा रहा है ना। ऐसे में एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है, यानी कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर एक सिटीजन को जो बेसिक हेल्थ एमिनिटीज हैं या जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं या जो सामान्य मूलभूत सुविधाएं हैं, है ना, वो जरूर दिलाए। ये राज्य की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, राइट। ओके। और इसी जिम्मेदारी को फुलफिल करने के लिए राज्य क्या करता है, सरकार क्या करती है, कुछ नीतियां बनाती है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि उन नीतियों का उद्देश्य क्या होता है, उनका एम क्या है ना, नीतियों के उद्देश्य। ओके। देखिए, हेल्थ पॉलिसीज का असली मकसद यही होता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज सबकी पहुंच में हो, यानी कि हर कोई उन सुविधाओं का लाभ ले सके, लाभ उठा सके, राइट। सोसाइटी में अमीर और गरीब के बीच में हेल्थ को लेकर जो भेदभाव या डिस्पैरिटीज है ना, उन्हें कम किया जा सके और पूरे समाज की हेल्थ और वेलबींग को हम बेटर बनाएं, ठीक है, या उसको बेहतर बनाएं। ये हर एक पॉलिसी का ये एम या ऑब्जेक्टिव होता है ना, कि हर किसी तक वो जो सुविधाएं हैं वो पहुंचे और अमीर और गरीब के बीच के जो गैप है, जो डिस्पैरिटीज है, वो कम हो सके, यानी कि हर एक नागरिक, हर एक बंदे को जो बेसिक एमिनिटीज है, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं, वो मिल सके। इसलिए सरकार क्या बनाती है, वो नीतियां बनाती है, राइट। ओके। अच्छा, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि एक बदलाव की बात करते हैं कि अभी क्या बदलाव हुए हैं जो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम वो बहुत बिखरा हुआ था, है ना, बहुत स्कैटर्ड था, आप इसे बहुत फ्रेगमेंटेड मान सकते हैं, राइट। जिसे हम फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं, यानी जब कोई बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास चला गया, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पर अब गवर्नमेंट का फोकस इस बिखरे हुए सिस्टम को बदलकर एक कम्युनिटी ओरिएंटेड मॉडल बनाना है। क्या करना है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिटी ओरिएंटेड मॉडल। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी हुई है तो ही आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप अपना बेसिक हेल्थ चेकअप करने के लिए तो जा सकते हैं, राइट। तो यही एक बदलाव है, ये एक शिफ्ट हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये एक बदलाव किया है कि ताकि ऐसा ना हो कि जब आपको सिर्फ बीमारी हो तभी आप डॉक्टर के पास जाएं, वरना आपको डॉक्टर से लेना देना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बेसिक अपने हेल्थ चेकअप के लिए भी जा सकते हैं, राइट। इसी को कहते हैं कम्युनिटी ओरिएंटेड मॉडल, जहां पूरे समाज को एक साथ कवर किया जाता है, राइट। ओके। तो ये कुछ रहा हमारा इंट्रोडक्शन आज का। अब एक एक करके हम अपने अगले स्लाइड्स को भी डिस्कशन करते हैं इन डिटेल। तो यहाँ पे मैं कुछ स्कीम्स की बात करूंगा, ठीक है। पहले हम कुछ स्कीम्स देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि इन स्कीम्स का, इन नीतियों का हमारे सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट, ठीक है। तो जो सबसे पहली जो स्कीम है वो क्या है, आयुष्मान भारत स्कीम। व्हाट इज इट, दिस इज आयुष्मान भारत, ठीक है। इसका हम एक ओवरव्यू देखेंगे, इसका यानी कि इसका हम अवलोकन करेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में भी हम समझेंगे। ओके। देखिए, ये जो स्कीम है, जो आयुष्मान भारत स्कीम है, ये 2018 में लॉन्च हुआ था और ये दुनिया का ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। यानी कि दुनिया में इससे बड़ा कोई गवर्नमेंट द्वारा फंड किया गया स्कीम नहीं है ना। और इतना बड़ा है कि ग्लोबल लेवल पर इसकी चर्चा भी की जाती है कि भाई भारत ऐसा देश है जहां पे इतने बड़े लेवल पर गवर्नमेंट फंड कर रही, गवर्नमेंट पैसे दे रही है हेल्थ इंश्योरेंस कवर करने के लिए, राइट। ये इसका एक खास फीचर है। इंपॉर्टेंट क्या है कि 2018 में ये लॉन्च किया गया था। अगर स्टेटमेंट आ गया एग्जामिनेशन में, ये सीधा सीधा अगर स्टेटमेंट दे दिया और पूछ लिया कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो आपको ध्यान देना है कि स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, राइट। ये दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ओके। नेक्स्ट, अब हम इसके कंपोनेंट की बात करते हैं, है ना। इसके दो मेन पिलर्स है, वो पिलर क्या क्या है, इनकी बात करते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है।
अब इसके हम क्या करते हैं, इसके हम पिलर्स की बात करते हैं, यानी कि एक-एक करके, ठीक है? एक-एक करके हम इसके सारे के सारे फीचर्स को कवर करेंगे। Where's my pen? ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये क्या है? 2018 में लॉन्च किया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है। ओके। और इसका कोर, बेसिकली मैं पहले आपको इसका कोर एक फिलॉसफी बता देता हूँ। इसकी कोर फिलॉसफी क्या है? इसका मेन टारगेट है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है? एक स्लाइड में ऐड कर लेता हूँ। ओके, आप इसे समझिए इन डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका मेन क्या है, इसका फिलॉसफी क्या है, कि इसका मेन टारगेट क्या है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। बहुत ही डिटेल में आपको बता रहा हूं, राइट? हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे कवर करूंगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि यूएचसी, ठीक है? यूएचसी को अचीव करना, ये हमारा हेल्थ केयर सिस्टम को फ्रेगमेंटेड अप्रोच से बदलकर क्या करता है? कॉम्प्रिहेंसिव, नीड बेस्ड और कंटिन्यूम ऑफ केयर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या करता है ये? कंटिन्यूम ऑफ केयर। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। यानी शुरुआत से अंत तक देखभाल, ठीक है? जीरो टू एंड, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक देखभाल। ये नहीं कि सिर्फ जब आपको बीमारी हो तभी हम आपका देखभाल करें, ऐसा नहीं। जीरो से लेकर, जब आपको बीमारी शुरू भी नहीं हुआ है तब से लेकर लास्ट तक, ठीक है, उसके देखभाल करेंगे। इसी टर्म को हम कहते हैं कंटिन्यूम ऑफ केयर, ठीक है? इसमें कन्वर्ट करता है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों लेवल को क्या करता है? ये जोड़ता है, राइट? तीन लेवल के जोड़ने की मैंने बात किया। हम आगे इन तीन चार लेवल को भी देखेंगे, ये है एग्जैक्टली क्या। और इस, अगर आप स्कीम को देखो तो इसके चार मेन पिलर्स हैं। क्या है इसके? चार मेन पिलर्स हैं, यानी कि इसके चार क्या है? मुख्य स्तंभ है। जो पहला स्तंभ है वो क्या है? वो है, यानी कि इसी एक स्कीम के अंदर कितने और स्कीम्स जुड़े हुए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो पहला स्कीम है, जो पहला पिलर है, वो है आम, AAM। इसका फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत नहीं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है? ये इसका पहला क्या है? पिलर है, जो प्राइमरी लेवल को संभालता है। किसको करता है ये प्राइमरी लेवल को मैनेज करता है। और जो दूसरा पिलर है, ये है ABPM जय, राइट? ABPM जय, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली है क्या? ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राइट? ये क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एबी को आप छोड़ दीजिए, पीएम जय से भी आप याद रख सकते हैं। और जो तीसरा स्कीम है, ये है पीएम अभिम। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है पीएम आयुष्मान भारत, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये है पीएम अभिम का फुल फॉर्म, राइट? ये है क्या एग्जैक्टली ये समझते हैं। जो देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करता है। ये क्या करता है? पैंडेमिक, यानी कि महामारी जैसी स्थिति को ये कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। और जो फोर्थ है, ये फोर्थ क्या है? एबीडीएम, एबीडीएम। ये एबीडीएम क्या है? ये पूरे देश का एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है ना? कैसे हम इसको आगे डिटेल में समझते हैं, इन चारों को हम आगे डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आपको फोर्थ का मैं फुल फॉर्म बता दूं तो ये क्या है? ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसका फुल फॉर्म है। तो आप ये समझिए कि आयुष्मान भारत जो स्कीम है,
उस स्कीम के अंदर ये 4 मेन पिलर है, राइट? इस पिलर को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूम ऑफ केयर, यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक का देखभाल, है ना? यानी कि ऐसा ना हो कि सिर्फ बीमारी जब हो तब हम एक्टिव हों। कोशिश ये है कि बीमारी शुरू होने से पहले ही एक्टिव हो जाए और बीमारी होने ही ना दें, राइट? तो वो जो सिस्टम है ये इन 4 पिलर्स पर रन करता है। अब एक-एक करके हम इन चारों पिलर्स को भी कवर करेंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पिलर है, वो क्या है? ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, है ना? आम, राइट? इन्हें पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता था, ठीक है? वेयर इज इट? ओके, ठीक है। आप ये समझिए कि इन्हें पहले क्या बोलते थे? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, राइट? HWC इसे इसे कहते थे, ओके? जिसे गांव और शहरों के पूरे सब जो हेल्थ सेंटर हैं और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यानी कि PHC और CHC हैं, इनको अपग्रेड करके बनाया गया है। और इसका मेन टारगेट क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को लोगों के घर के पास पहुंचाना, है ना? क्या करना? यानी कि PHC और CHC आपके घर के पास बनाना, ताकि एक आम इंसान की लाइफ की 80 से 90% जो हेल्थ की नीड है, जो हेल्थ की स्वास्थ्य की जरूरत है, वो क्या हो, लोकल लेवल पर ही सॉल्व हो सके। आपको हर एक छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट या स्टेट जैसे बड़े लेवल पे हॉस्पिटल पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपके लोकल में ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मान लीजिए कि सर्दी, खाँसी, बुखार के लिए आपको जाना पड़ रहा है आपको जिला अस्पताल, है ना? तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जिला अस्पताल के पास बहुत भार है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इन छोटी चीज़ों को ताकि लोकल लेवल पर ही कवर किया जा सके। ये क्या है हमारे आम का यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर का ये ऑब्जेक्टिव है, राइट? ओके, अब आगे बात करते हैं पीएम जय की। पीएम जय, है ना? प्रधानमंत्री जन आरोग्य क्या है? योजना। इस योजना में हर परिवार को हर साल 5 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस कवर मिलता है। क्या मिलता है? 5 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस कवर मिलता है ना? स्पेसिफिकली किसके लिए? सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इनको मिलता है। और इसका जो टारगेट है, ये टारगेट है इंडिया के जो बॉटम 40% पॉपुलेशन है, उनको कवर करना। बॉटम 40% मतलब क्या कि सबसे निचले 40% जनसंख्या जिनके पास जो फाइनेंशियली क्या है, वीक है, उनको कवर करना है। जिसमें लगभग 12 करोड़ फैमिलीज आती है, 10 से 12 करोड़ फैमिलीज, है ना? यानी कि टोटल 55 करोड़ लोग इसके बेनिफिशियरी हैं। मैंने यहाँ पे क्या बात किया? लगभग 10 CR फैमिली, ये परिवार है और लगभग 55 करोड़ जनसंख्या इसमें कवर हो रहे हैं, जिनको हर साल 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है सरकार की तरफ से मुफ्त, राइट? ओके, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस आधार पर हमने ये 10 करोड़ जो पॉपुलेशन इसको हमने सेलेक्ट किया? तो उसका आधार है SECC, है ना? यानी कि सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, उस डेटा के आधार पर हमने इस चीज को फाइनलाइज किया है कि किसको ये हेल्थ कवर प्रोवाइड करना है, राइट? ठीक है, ओके। और अगर इसके हम कुछ फीचर्स की बात करें तो उसमें क्या है? ये कैशलेस है, कैशलेस और पेपरलेस है, तो सही बात है, कैशलेस और पेपरलेस है। और इसमें कोई फैमिली का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फैमिली के साइज जो भी हो, 10 लोग हो, 5 लोग हो, 2 लोग हो, सबको 5, ठीक है, पूरी फैमिली को 5 लाख तक का कवर मिलेगा। ना इनके साइज पर, ना इनके जेंडर पर कोई पाबंदी है, ठीक है, राइट? सबको कवर मिलेगा। इसके अलावा सबसे खास बात इस चीज की क्या है? एक स्लाइड आई ऐड मोर। ओके, इस स्कीम की खास बात क्या है? खास बात यह है कि प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीज है उनको भी कवर करता है, यानी कि कोई भी जो पुरानी बीमारी का इलाज, ठीक है, कार्ड बनने से पहले ही दिन मतलब शुरू हो जाता है। जिस दिन आपको कार्ड बना उस दिन से ही अगर आपको कोई पुरानी बीमारी भी है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो उसमें शुरू हो जाता है। मतलब इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता, जो कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस होते हैं उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर किसी को कैटरेक्ट है ना, या किसी को किडनी स्टोन है और आपने आज ही इंश्योरेंस खरीद लिया प्राइवेट वाला, तो आज से आपका जो ये कैटरेक्ट है या जो किडनी स्टोन है, ये
इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी, बोलेगी भाई आपने इसी चीज का इलाज कराने के लिए इंश्योरेंस लिया है ना, तो हम ऐसा आपको नहीं देंगे। लेकिन इस जो गवर्नमेंट जो स्कीम है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ कवर हो पाएगा, राइट? ओके, ठीक है, ये रहा हमारा सेकेंड। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्कीम की, दैट इज पीएम अभिम, है ना, यानी कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, राइट? ये क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये आप याद रखिए। क्या है ये? पीएम जो अभिम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा ये स्पॉन्सर किया जा रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी केंद्र सरकार इसको क्या कर रही है? फंडिंग कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है। और जिसे साल 2021 में लगभग 64,000 करोड़ रुपए के बजट इसको अलॉट किए गए थे, राइट? इसके साथ इसको लॉन्च हुआ था, याद रखिए कभी इसको लॉन्च किया था? 2021 में। ऑलराइट, और ये हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये तीनों लेवल को ये मजबूत करता है। ओके, और कोविड 19 के बाद सरकार ने सीखा कि अचानक आने वाली जो महामारियां हैं इनसे कैसे लड़ना है, और पीएम अभिन का मेन फोकस भी यही है कि भाई पैंडेमिक को कैसे रोकना है, पैंडेमिक के लिए हमें कैसे तैयार होना है, हमारा प्रिपेयर्डनेस कैसा होना चाहिए, राइट? और इसके अंडर में जो रूरल और अर्बन एरियाज हैं, उनके जो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेल्थ यूनिट्स है, लेबोरेटरीज हैं, ठीक है, वो बनाए जा रहे हैं, राइट? डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, और कहाँ पे? स्टेट लेवल में क्या किए जा रहे हैं? एक ऐसा यूनिट बनाया जाएगा जहां पे लोगों को, जहां पे ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाएगा कि भाई पैंडेमिक को कैसे डील करना है। और इसीलिए एचईओ का, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का रोल अब जाके बहुत बढ़ जाएगा, बढ़ गया है, और इसीलिए नए वैकेंसी की जरूरत पड़ी, राइट? जिनका काम क्या होगा? इन पैंडेमिक के लिए तैयार रहना, है ना, इसको कैसे डील करना है। ओके, ऑलराइट, ये हमारा रहा तीसरा। अब हम अपने चौथे स्कीम यानी एबीडीएम की बात करते हैं। एबीडीएम यानी कि आधार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, राइट? और इसका विजन की अगर बात करते, ये भी क्या है, 2021 में देश के जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटली सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। मतलब क्या कि अब तक जो पर्चा, जो डॉक्टर्स जो पर्चे काट रहे थे, यानी जो प्रिस्क्रिप्शन आपका ये ऑन पेपर लिख रहे थे, अब वो प्रिस्क्रिप्शन को अब ये अपलोड करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे कि भाई किसको क्या बीमारी पहले से है। मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका इलाज किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद में आप वो पर्चा भूल गए या पर्चा खो गया आपसे। अब ऐसा ना हो कि आपको पूरा शुरू से आपका इलाज करना पड़े, पूरा सोर्स से टेस्ट करना पड़े। अब अगर वो साइट पर या पोर्टल पर अपलोड रहेगा तो डॉक्टर उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, भाई गुम हो गया है तो भी उस चीज को हम देख पाए, राइट? और यही क्या है? यही है एबीडीएम, यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कि आपके जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है, ये सब के सब डिजिटली अवेलेबल हो, है ना? और इसीलिए आपका ये आभा स्कीम, आभा कार्ड बनाया गया है। आभा कार्ड का ऑब्जेक्टिव ये है, आभा कार्ड इसलिए बनाया गया है, ठीक है? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई आभा कार्ड में कितने डिजिट्स हैं, तो आभा कार्ड में कितने हैं? 14 डिजिट्स होते हैं, यानी कि 14 नंबर का ये क्या होता है? कार्ड होता है, जिस तरीके से आपका आधार कार्ड होता है। ये एक हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड है ना? आभा मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, राइट? ठीक है, ओके। ये रहा हमारे, ये कुछ स्कीम्स, यानी कि 4 मेन पिलर, राइट? अच्छा, अगर हम इनके लाइक इसकी बात करें कि भाई डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी की बात करें, तो क्या हमारा डेटा लीक हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। जो एबीडीएम है, एबीडीएम को हमारे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी कि डीपीडीपी एक्ट 2023 के साथ पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है और इसको सेव किया गया है ना? ओके, और अगर हम इसके अचीवमेंट की बात करें तो अब तक लगभग 67 से 68 करोड़ से ज्यादा आभा कार्ड या आभा आईडी बन चुकी है, यानी कि लगभग 50% से ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है उन सब का आभा आईडी बन चुका है। अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपके लिए मैंडेटरी लोग डॉक्टर्स कर रहे हैं कि भाई आपको ये बनवाना ही पड़ेगा, है ना, राइट? ठीक है, तो ये रहा हमारे कुछ स्कीम्स।
और अब हम स्कीम्स के क्या चैलेंजेस देखते हैं कि इनके भाई इनकी चुनौतियां क्या हैं और इनका प्रभाव क्या है, इसकी बात करते हैं। ओके, सबसे पहले फाइनेंशियल रिलीफ की बात करते हैं, यानी कि वित्तीय राहत, है ना। जो कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी कि एक ऐसा मेडिकल खर्चा जो एक हंसते खेलते परिवार को सब कुछ बिकवा सकता है ना। उनकी जितनी प्रॉपर्टीज है, जितने भी उनके गहने वगैरह, ये सब कुछ बेचना पड़ जाता है। और आयुष्मान भारत ने गरीब फैमिलीज को इसी भारी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से बचाकर एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिलीफ उनको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आप ये मानिए कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए 5 लाख तक का क्या मिल रहा है, फ्री उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर सोचिए कि ये 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट नहीं होता तो वो गरीब परिवार के लोग अपनी जो जमीनें हैं और जो अपने गहने हैं वो उनको बेचना पड़ता और वो बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो इसी फाइनेंशियल बर्डन को दूर करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, यानी कि इसका क्या है, एक इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, राइट। इसके अलावा रूरल एक्सेस की अगर बात करें, प्रभाव इनका क्या पड़ता है, तो रूरल एरियाज में जो HWC यानी कि हेल्थ वेलनेस सेंटर्स है, और ठीक है, इनके थ्रू डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती स्क्रीनिंग ही गांव के आपके PHC में हो जाएगा, फ्री में होता है, और जिससे समय पर इलाज शुरू हो जाता है ना। ये इसका प्रभाव है इस स्कीम का, राइट। ओके, अच्छा, अब हम इसके चैलेंजेस की बात करते हैं, भाई क्या चुनौतियां आती हैं इन स्कीम्स में, है ना। देखिए, आज भी लगभग अलग अलग स्टेट्स में ये एक बराबर तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है, यानी कि अनइक्वल इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। ये इसका सबसे बड़ा क्या है, चैलेंज है। और ग्राउंड लेवल पर लोगों में प्रॉपर अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसे, उनको पता ही नहीं है कि ऐसे कोई स्कीम भी है जो हमें फ्री में क्या प्रोवाइड कर रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है 5 लाख तक का, राइट। और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स है उन पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। कि कोई चाहता नहीं कि उनको सरकारी अस्पताल जाना पड़े, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा कमजोर होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कमजोर होता है प्राइवेट हॉस्पिटल के मुकाबले। तो ये क्या है कि भाई अगर आप चाहते हो अगर आप चाहते हो कि आपका जो आपको ये जो ये इंश्योरेंस वगैरह मिले, लोग आपके पास आए, सरकारी अस्पताल में आए, तो आपको जो सरकारी अस्पताल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। ये क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, एक अनइक्वल स्टेट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हर एक राज्य में इसके अलग अलग इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसको लागू किया जा रहा है, और इसका अवेयरनेस लोगों में नहीं है, और क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने की वजह से जो प्राइवेट अस्पताल है उन पे डिपेंडेंस ज्यादा है, राइट। ये हमने देखा इसके चैलेंजेस और इम्पैक्ट। ओके, और अब हम बात करते हैं NRHM का। एक स्कीम हमने बहुत अच्छे से कवर किया है ना, आयुष्मान भारत स्कीम। अब हम कवर करते हैं NRHM को, राइट। NRHM क्या है वो देखते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये आयुष्मान भारत से थोड़ा पहले चलते हैं। साल 2005 में रूरल इंडिया की हेल्थ सिस्टम को जड़ से बदलने के लिए एक बहुत ही लैंडमार्क मिशन शुरू किया गया था, जिसका नाम था NRHM, यानी कि नेशनल, यानी कि क्या है ये, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। ये 2005 में लॉन्च किया गया था, आयुष्मान भारत के काफी पहले। क्यों लॉन्च किया गया था, जो हमारे जो रूरल इंडिया के जो हेल्थ सिस्टम है उनको बदलने के लिए, राइट। ओके, ठीक है, यानी कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए, कि जो हमारे PHCs हैं उनको और मजबूत किया जा सके, राइट। और आज ये एक NHM बन गया, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन का एक बहुत बड़ा और जरूरी अब पार्ट बन गया है हमारा ये CHC और PHC, राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, इसका सबसे बड़ा जो फोकस था वो था मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ। क्या, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करना, राइट। और मोर्टेलिटी जो रेट है, जो इन्फेंट एंड मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो शिशु व मातृ मृत्यु दर है, इसको कम करना, ये इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट अगर आ गया तो आप कंफ्यूज जाओगे। देखिए, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने का तरीका क्या है, आपको ये फैक्ट दे देगा,
वो फैक्ट पूछ लेगा सही है या गलत है। अमूमन हम इन फैक्ट को याद नहीं रखते हैं, ठीक है। ये है डिफिकल्ट। इजी मतलब क्या, इसके बेसिक, इसका बेसिक पूछ लेगा, राइट, ठीक है। तो ये इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव था। ओके, अच्छा, इसका इस स्कीम का यानी कि एनआरएचएम का जो सबसे बड़ा वेपन था वो था आशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आशा, आशा वर्कर, है ना, यानी कि आशा दीदी। और आशा दीदी हमारी रूरल कम्युनिटी की वो वुमेन है, वो महिलाएं हैं जो अपने ही गांव के लोगों और गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम के बीच का एक बहुत मजबूत क्या है, ब्रिज है, एक गैप को फिल करने का काम करती हैं। कि इनको पता होता है कि किस गांव की कौन सी महिला को क्या क्या प्रॉब्लम है, और सरकार इन्हीं के माध्यम से उस महिला की प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है, राइट। ये आशा वर्कर्स। ओके, ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज की बात करते हैं, दैट इज जेएसवाई यानी कि जननी सुरक्षा योजना। ये क्या है, देखिए पहले गांव में जो डिलीवरीज अक्सर घर पे होती थी, है ना, जो काफी रिस्की था। तो जेएसवाई स्कीम के तहत गवर्नमेंट सेफ डिलीवरी, जिसे आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी जो संस्थागत प्रसव होता है, मतलब कि हॉस्पिटल में डिलीवरी हो। पहले क्या होता था, घर पे डिलीवरी होता था दाई के माध्यम से, बट सरकार क्या चाहती है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि अस्पतालों में डिलीवरी हो बच्चे की, राइट। और ये डिलीवरी करवाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प और कैश इंसेंटिव दिए जाते थे। किसके तहत, इस जननी सुरक्षा योजना के तहत, है ना। तो इस एनआरएचएम के ये क्या है, इतने सारे क्या है, ये कंपोनेंट है, राइट। इसे क्या है, ये कंपोनेंट है। ओके, अब हम इस एनआरएचएफ के इम्पैक्ट और इश्यूज की बात करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसके इम्पैक्ट और इश्यूज, यानी कि इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसके क्या चैलेंजेस है, यानी कि इसका इसकी समस्याएं क्या है। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, उसके पहले हम ये इवेल्युएट करते हैं कि जो भाई जो एनआरएचएम है, एनआरएचएम ने पिछले सालों में हमारे गांव के समाज को क्या दिया है, ठीक है, क्या बदलाव किया है, और कहाँ अभी भी रास्ता बन सकता है, या क्या चैलेंजेस है, क्या पॉसिबिलिटीज है, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, डिलीवरीज एंड मोर्टेलिटी, मतलब प्रसव और मृत्यु दर की बात करते हैं। देखिए, जेएसवाई और आशा वर्कर्स की दिन रात की मेहनत से हॉस्पिटल्स में डिलीवरी का जो रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। अब रेयरली कोई अब घर पे डिलीवरी करवा रहा है, और इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट ये निकला कि इंडिया का जो एमएमआर है, जो मदर मोर्टेलिटी जो रेट है, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है, रेशियो है, पहले के मुकाबले ये काफी गिर गया है। अब ये 97 पर आ गया है, ठीक है। मतलब क्या कि 1 लाख बर्थ पर, 1 लाख जन्म पर सिर्फ 97 मौतें हो रही हैं, ठीक है। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है ना, लेकिन अगर आप कंपेयर करो तो ये बहुत अच्छा क्या है, एक इंप्रूवमेंट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये किसकी वजह से संभव हो पाया है, इसी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की वजह से, यानी कि उसी आशा वर्कर की मेहनत की वजह से, राइट। ओके, और इसके अलावा आशा जो वर्कर यानी आशा दीदी की उनकी जो मेहनत से, उनकी वजह से गांव के लोगों का जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है, यानी कि जो उनको जो स्वास्थ्य को लेकर जो ये अभी ये क्या हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, उनका ये जो बिहेवियर है ना, ये काफी बदल गया, काफी इंप्रूव हो गया है। और बच्चों को वैक्सीनेशन कवरेज भी इसी वजह से बहुत बेहतर हो चुकी है, उन्हीं आशा वर्कर की वजह से, राइट। ये क्या पड़ा है, इस एनआरएचएम का ये क्या है, प्रभाव है सोसाइटी पे, बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव है। लेकिन दूसरा पहलू भी है। आज भी हमारे जो रूरल हेल्थ सिस्टम्स है ना, जो रूरल हेल्थ सिस्टम में डॉक्टर्स और जो ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ हैं, इनका बहुत ज्यादा शॉर्टेज, इनकी बहुत ज्यादा कमी है।
जिसकी वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी वो काफी वीक है ना। ये क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई हमारे पास क्या है, वो ट्रेंड नर्सेस और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है जिनकी हमें जरूरत है, जो इन पेशेंट्स का इलाज करेंगे, राइट। ये क्या है, इसका एक चैलेंज है, ठीक है, ओके। अच्छा, कम्युनिटी लेवल पर इसका इम्पैक्ट की हम एक बार बात कर लेते हैं कि भाई क्या इनका प्रभाव पड़ता है कम्युनिटी लेवल पर, ओके। अगर हम इन सभी बड़ी स्कीम्स को कंबाइन करके देखें तो हमारी कम्युनिटी के लेवल पर क्या चार बड़े बदलाव, ठीक है, हमें साफ दिखाई देते हैं कि वो चार बड़े बदलाव क्या है, उसकी हम बात करते हैं। पहला क्या है, बेटर एक्सेस, यानी कि बेहतर पहुंच, है ना। अगर आप इन चार स्कीम्स को मिला देंगे तो हमें ये समझ में आता है कि रूरल और जो वीकर सेक्शन है, इन सेक्शन के लोगों के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर तक पहुंचने का रास्ता अब पहले से काफी आसान हो गया है और सिस्टमेटिक हो गया, यानी कि आप बहुत जल्दी इन हेल्थ सेंटर पर यानी कि इन हॉस्पिटल्स पर आप पहुंच सकते हैं क्योंकि आपके गांव में ही से बना दिया गया है, राइट। तो एक एक्सेस काफी अच्छा इंप्रूव हो गया है, उन तक पहुंच। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, रिस्क प्रोटेक्शन, यानी खर्चे से सुरक्षा। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है, जिससे गरीब फैमिलीज मेडिकल बिल्स के बोझ से दबकर अचानक गरीबी की जो जाल में फंस जाते हैं वो अब नहीं फंस रहे हैं। यानी कि जो पैसे, जो गरीब जो लोग हैं, जो पैसे वो मेडिकल बिल पर खर्च करते थे वो उस पर ना खर्च करके अब क्या कर रहे हैं, अपने फैसिलिटीज पर खर्च कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए खर्च कर रहे हैं। ये इसका क्या पड़ा है, इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, है ना। आशा वर्कर्स के थ्रू अब हर परिवार में प्रेगनेंसी हेल्थ हो गया, बच्चों के वैक्सीन हो गए, अच्छे खाने पीने यानी कि न्यूट्रिशन और साफ सफाई पर खुलकर बात होती है इन्हीं आशा वर्कर की वजह से, बिकॉज इनका बहुत अच्छा होल्ड होता है अपने गांव की महिलाओं, बच्चों और उन परिवारों पर, राइट। इसके अलावा प्रिवेंशन की भी बात करते हैं, यानी कि निवारण क्या है ना। बीमारी से पहले ही बचाव, हमें क्या करना चाहिए। देखिए हमारी सोसाइटी अब सिर्फ बीमार होने के बाद इलाज की जो पुराना माइंडसेट था उससे आगे बढ़ चुकी है, और बीमार पड़े ही ना इसके लिए पहले से ही चेकअप वगैरह या स्क्रीनिंग वगैरह करवाने लगती है ना। इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर, इस पर फोकस करती है। ये क्या हो गया है, हमारा एक कम्युनिटी पर एक इम्पैक्ट पड़ा है, एक प्रभाव पड़ा है, राइट, ओके, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब इसके चुनौतियों की बात करते हैं कि भाई चैलेंजेस क्या है इस चीज के, है ना। तो आज के इस पूरे सेशन का ये फाइनल कंक्लूजन भी क्या है वो भी हम इसमें देखेंगे। देखिए चैलेंजेस तो अभी भी हमारे सामने है ना। क्या चैलेंजेस है, देखिए आज भी जो अलग अलग स्टेट्स या रीजन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हमें दिखता है, जिसे हम रीजनल डिस्पैरिटीज भी कहते हैं। यानी कि जो रिमोट या हिली या जो ट्राइबल एरियाज में डॉक्टर्स और स्टाफ की शॉर्ट सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमें गैप दिखता है, ये एक बहुत बड़ा क्या एक सवाल है कि भाई जो रिमोट एरिया यानी कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे डॉक्टर्स या नर्सेस अवेलेबल नहीं है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्या है, एक कड़वा सच है जिसे सॉल्व करना अभी भी बाकी है। अब ये कब सॉल्व होगा ये हमें पता नहीं है, राइट। कंक्लूजन की बात करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई शक नहीं है कि आयुष्मान भारत के जो चार पिलर्स हैं और जो एनआरएचएम है ना, इसने इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में एक इक्विटी लाई है, यानी कि एक निष्पक्षता लाई है, और कॉमन मैन की जो एक्सेस यानी कि जो एक आम आदमी की जो पहुंच है इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लेने की, वो बहुत मजबूत हो गई। किसके वजह से, आयुष्मान भारत की वजह से और एनआरएचएम की वजह से, राइट, ठीक है। और अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें यानी कि आगे की हमारी राह क्या होगी इसकी बात करें, अगर हमें सच में इंडिया का एक हर एक सिटीजन तक बेस्ट और कंप्लीटली फ्री ट्रीटमेंट पहुंचाना है तो इन जो हमारे स्ट्रक्चरल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं इसको जड़ से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और तभी हम ट्रू सेंस में जो हमारा यूएचसी ऑब्जेक्टिव है यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ जो ये कवरेज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है
ये जो हमारा सपना है, इसको हम पूरा तभी कर पाएंगे जब इन कब कर पाएंगे जब इन चैलेंजेस को, छोटे मोटे चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सके, राइट? ओके, तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा आज का टॉपिक। और यूपीएससी एचयू के बेसिस पर ही मैंने इस लेक्चर को प्रिपेयर किया है, ठीक है? और मैंने कोशिश किया कि आपको पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। और इसी के साथ ही हमारा सोशियोलॉजी क्या होता है, कंप्लीट होता है ना? हमने इसके 4 लेक्चर इन डिटेल लिए हुए हैं और इसके बाद हम अगली सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपके प्रिपरेशन में मेरा ज़रा भी योगदान रहा, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।